नमस्कार। दृष्टि एचसीएस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, यह है हरियाणा जीके की सीरीज और आज सेकंड सेशन है। पहला सेशन हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले जाइए उसे देखिए और फिर उसके बाद दूसरा सेशन ये देखना आज का। यदि आप बीच से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन यदि एचसीएस आपका टारगेट है तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस सीरीज की कुछ यूनिकनेस है। सबसे पहली इसकी यूनिकनेस विशेषता ये है कि यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से दोनों चीजें कवर कराई जाएंगी। यदि आपने पहला सेशन देखा होगा तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर बहुत सारे चीजें डिस्कस की गई है। प्रीलिम्स के तथ्य तो है ही, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स की चीजें छोड़ दी गई हैं, प्रीलिम्स की चीजें भी कवर कराई गई हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि सेशन में बैठना है, सेशन को समझने का प्रयास करना है। केवल ये नहीं कि रट्टा मार लिया उसको बस, ठीक है। रटने वाली चीजें अब काम नहीं आने वाली एचसीएस में भी। एक पॉइंट तक आएगी, उसके बाद फिर आपको चीजें समझनी ही पड़ेंगी और समझ के ही चीजें सोल्व होंगी, ठीक है। देखिए, अभी तक मेंस में कोई भी प्रश्न हरियाणा जीके से संबंधित या सोलली हरियाणा जो ज्योग्राफी है, भूगोल, उससे कनेक्ट करके या हरियाणा के इतिहास से कनेक्ट करके या हरियाणा की पॉलिटी से कनेक्ट करके ऐसे कोई से भी प्रश्न अभी तक आए नहीं है। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में, क्योंकि उसके सिलेबस में मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में दिखाया भी था कि सिलेबस में जीएस पेपर 1 के एंड में, क्योंकि पहले तो यूपीएससी का पूरा कॉपी कर रखा है, फिर एंड में लिखा हुआ है जस्ट इश्यूज रिलेटेड टू हरियाणा। तो हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आ जाए, 1/4 वो भी पेपर आ जाए मेंस का। और जब ऐसा पेपर आता है तब फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहिए। देखिए, आज का जो सेशन होगा उसमें हम ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। मतलब हरियाणा की जो ज्योग्राफी, वो 3 सेशन में हमें कवर करनी थी। एक सेशन हो चुका है, आज दूसरा है और एक और होगा तीसरा। आज का जो सेशन है इसमें हम हरियाणा के जो क्लाइमेट है उसके बारे में कवर करेंगे, उसके बाद सोइल, मृदा के बारे में देखेंगे और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखेंगे। देखिए, जब हम हरियाणा के क्लाइमेट और जलवायु के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं जनरलाइज्ड व्यू में कि हरियाणा की जो वेजिटेशन है उसको हम जनरली किस उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, कोपन के वर्गीकरण के हिसाब से। क्योंकि कोपन की क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जैसे हमने इंडिया की भी जलवायु को देखा था, और जैसे जो मेन जब हम पढ़ते हैं ना अपनी ज्योग्राफी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी जब हम कवर करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि भारत के कौन से क्षेत्र में कोपन की वर्गीकरण के हिसाब से, कोपन जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से कहां कहां पर कौन सी जलवायु है और उसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं, ऐसा ही हरियाणा से संबंधित आ जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कोपन वर्गीकरण के हिसाब से बताइए कौन कौन सी जलवायु है। देखिए, आप पहले यह समझिए कि हरियाणा की जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो डाइवर्स है। ऐसा नहीं है कि वो यूनिफॉर्म है। डाइवर्स का मतलब क्या है? यहां पर है, लास्ट वाले सेशन में देखा था, यहां पर क्या है, यहां पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ऊपर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, एक हो गया यहां पर हो गया यमुनानगर, हो गया ये अंबाला, हो गया इधर कौन सा है, पंचकुला। तो ये जो नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट है ये शिवालिक के पास है। यहाँ शिवालिक की पहाड़ियां हो गई, जैसे मोरनी हिल हो गई। तो ये क्या करती हैं, ये मानसून की हवाओं को, जो वेस्ट यहां से साउथ वेस्ट जो मानसून से आने वाली जो हवा है वो जो इक्वेटर को क्रॉस करेगी और दो ब्रांच में टूटती है। एक होती है अरेबियन सी ब्रांच, एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो हरियाणा में जो बारिश करती है वो लगभग 80% बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होती है। जब वो हरियाणा प्रदेश में आती है तो यहां पर आने के बाद शिवालिक की जो पहाड़ियां है उनसे टकराने के बाद यहां पर ही बारिश करती है। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर बारिश ज्यादा है। आप देखना अंबाला में, पंचकुला में, यमुनानगर में बारिश ज्यादा मिलेगी आपको, वहीं यहां पर बारिश कम मिलेगी इस वाले क्षेत्र में। हिसार में, सिरसा में तो और भी कम बारिश मिलेगी आपको। जब आप सिरसा में यहां पर जाएंगे इस वाले रीजन में तो और भी कम बारिश मिलेगी। कितनी बारिश मिलेगी? हो सकता है कि 35 से 45 सेंटीमीटर हो बस पूरे साल में, 35 से 40 सेंटीमीटर। वहीं पर यहां पर कितनी बारिश थी? यहां पर 120 130 सेंटीमीटर भी बारिश आपको मिलेगी। ये फिर कौन सा रीजन हो गया? ये हो गया सेमी ह्यूमिड रीजन, ह्यूमिड और सेमी ह्यूमिड। ये कौन सा हो गया? सेमी एरिड और एरिड रीजन, शुष्क और अर्ध शुष्क हो गया ये क्यों है ऐसे? दो अलग अलग जलवायु क्यों है, क्लाइमेट दो अलग अलग क्यों है? बिकॉज ऑफ द डाइवर्स ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। कि हरियाणा का जो भूगोल है वो डाइवर्स है, ऐसा नहीं है कि वो यूनिफॉर्म है। यदि यूनिफॉर्म होता तो हम बोल सकते थे कि जलवायु एक प्रकार की है, क्योंकि ज्योग्राफी ही डाइवर्स है।
तो इसीलिए जलवायु भी डाइवर्स है। जलवायु सीधा सीधा जलवायु को प्रभाव करने वाला जो कारक है वो सीधा सीधा एक ज्योग्राफी है। और जब हम देखते हैं वनस्पति को वो करने वाला, इंपैक्ट करने वाला, प्रभाव डालने वाला जो सबसे बड़ा कारक है वो कौन सा है? वो क्लाइमेट है। और क्लाइमेट में भी सबसे पहले बारिश है। तो इसका मतलब क्या है कि भूगोल डिसाइड करता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या डिसाइड करता है? कि वहां पर जलवायु कैसी होगी, कि वहां की जलवायु किस प्रकार से होगी। तो यदि आपको वेजिटेशन के बारे में भी जानना है कि वहां पर कौन कौन सी वनस्पति है, वहां के फॉरेस्ट कैसे हैं, तो आपको सबसे पहले क्लाइमेट को जानना पड़ेगा। उससे पहले आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यहां तक चीजें डन हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, तो जब हम ये साउथ वेस्ट वाले रीजन को देखते हैं, हरियाणा के साउथ वेस्ट रीजन, दक्षिण पश्चिमी भाग को देखते हैं, तो यहां पर जो जलवायु है वो एरिड और सेमी एरिड है। कोपन क्लासिफिकेशन में इसको डिपिक्ट करने का जो फॉर्मूला है, जो रिटर्न है, वो कैसे? BSH और BWH। सीधा सीधा इसको याद करो और आगे बढ़ो। ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये नाम आया कैसे, ये वर्गीकरण हुआ कैसे, क्योंकि उसके लिए आपको कोपन की स्कीम पढ़नी पड़ेगी। कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा। 1.5-2 घंटे का लेक्चर होगा वो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में यदि आप देखते हो तो काफी कम है, यदि आप 2 घंटे की पूरी पढ़ोगे। हाँ, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी था यदि मेंस में, यूपीएससी में, तब थोड़ा सा लाभदायक, चलिए ठीक है। लेकिन यदि अभी तक नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, केवल इतना पढ़िए और आगे बढ़िए। प्रीलिम्स से पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, साउथ वेस्ट हरियाणा की जो जलवायु है वह BSH और BWH। जहां पर BSH और BWH थोड़ा सा बता देता हूं, ये हो गया स्टेपीज टाइप ऑफ द क्लाइमेट और ये हो गया हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ द क्लाइमेट। यहाँ पर H मतलब हॉट हो गया, B मतलब डेजर्ट टाइप ऑफ द क्लाइमेट हो गया, यहाँ पर B मतलब डेजर्ट टाइप ऑफ द क्लाइमेट, S मतलब सवाना टाइप ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं नॉर्थ वेस्ट में, मतलब ये जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहां पर किस प्रकार की जलवायु है। देखिए, यहां पर है कॉन्टिनेंटलिटी टाइप ऑफ द क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटलिटी टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब क्या है? कि सर्दियां होंगी और सर्दियां बिल्कुल ड्राई होंगी, कोई बारिश नहीं होगी। गर्मी होगी और हॉट समर होगी, मतलब गर्मी भी कैसी होगी? हॉट होगी। तो ये जो क्लाइमेट है इसको हम डिपिक्ट करते हैं CWG टाइप ऑफ द क्लाइमेट। और मॉनसून भी होगा यहां पर। और मॉनसून में कितनी बारिश होगी? मॉनसून में ठीक ठाक बारिश होगी, 100 सेंटीमीटर के आसपास। तो जहां पर भी CWG मिल जाए और हरियाणा के बारे में पूछे कि ये क्लाइमेट आपको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, तो आप क्या बताएंगे? यमुनानगर हो गया, अंबाला हो गया और ये पंचकुला, इन डिस्ट्रिक्ट में ये टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, CWG टाइप ऑफ द क्लाइमेट। इसकी खास बात और इसकी विशेषता क्या है? कि यहां पर हॉट समर, ड्राई विंटर, कि जो सर्दियां होंगी वो ड्राई होंगी और उसके साथ मॉनसून में बारिश होगी। यहां तक डन, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, ये तो हो गया प्रीलिम से संबंधित फैक्ट। अब यदि मेंस में इससे संबंधित प्रश्न आया तो क्या आ सकता है? देखिए, आप सभी को पता है कि जो क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया में तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ राज्य पर भी। अब यदि आप देखेंगे तो राज्य में भी है। हरियाणा में यदि देखेंगे तो हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रभाव है जलवायु परिवर्तन का। तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आपके पास जो स्टेप्स होने चाहिए वो पूरे देश के तो होने चाहिए। जैसे हमारे पास नेशनल लेवल प्लान है, नेशनल लेवल प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज, उसी के साथ साथ हमारे पास स्टेट लेवल पे भी होने चाहिए और स्टेट लेवल के साथ साथ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग स्टेशन भी होने चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग स्टेशन होंगे तभी हम जलवायु परिवर्तन को अच्छे से भांप पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि कहां पर कितना चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही जो हरियाणा सरकार है, उन्होंने जलवायु प्रबंधन के लिए सबसे पहले बहुत सारे जो स्टेशन है वो इंस्टॉल करने का प्रयास किया। कि हम पहले ये देख लेते हैं कि तापमान, जो क्लाइमेट जो एक्सट्रीम्स हैं, उनको पहले उनका अध्ययन करते हैं। तो उनको समझने के लिए वाइडनिंग द टेम्परेचर एक्सट्रीम्स अक्रॉस द स्टेट क्या किया सरकार ने SAP-CC2 प्रोग्राम और उसको अपडेट किया। मतलब SAP-CC एक प्रोग्राम था, उसका 2.0 वर्जन लेके आए, उसको अपडेट किया। जिसके तहत क्या था? जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल माइक्रो क्लाइमेट मॉनिटरिंग यूनिट्स
जैसे कि एक्सट्रीम जोन्स में, मतलब हिसार और महेंद्रगढ़, वहां पर इंस्टॉल की जाएंगी। मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हिसार हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, गर्मियों में यहां पर जून में, मतलब मिड जून में यहां पर तापमान बहुत हाई हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तापमान। उसी के साथ साथ लू की समस्या यहां पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसी किसी समय तो ऐसा टाइम आता है कि कई हफ्तों तक जो लू है वो इतना तापमान बढ़ा देती है कि जान और माल को काफी नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल बुजुर्गों और बच्चों को केवल, उसी के साथ साथ मवेशियों को भी, उसी के साथ साथ फसलों को भी, मतलब इंसानी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उसको तो नुकसान होता ही है। उसी के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में फसलों को नुकसान होना, उसी के साथ साथ मवेशियों को नुकसान होना। गांव में, दूर दराज क्षेत्रों में ऐसी जगह बहुत सारी मिलेंगी जहां पर यदि जब लू चलती है तो गांव में पशुओं, जो जितने भी मवेशी है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, वो दूध देना बंद कर देती है, दूध सूख जाता है उनका। क्यों? लू के कारण। इनको बोलते हैं कि हीट स्ट्रेस के कारण बहुत सारे जानवरों की डेथ हुई। अच्छा, जब लू चलता है और क्लाइमेट एक्सट्रीम, क्लाइमेट बहुत ज्यादा जल्दी बदलाव होता है, क्लाइमेट परिवर्तन ज्यादा होता है, तो उससे डिजीज भी बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे बायोडायवर्सिटी लॉस होता है। बायोडायवर्सिटी लॉस का मतलब क्या हो गया? जब जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है तो जो जेनेटिक जो वैरायटी है, मतलब अलग अलग टाइप के पेड़ हैं, अलग अलग टाइप के पौधे हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के जानवर हैं, तो उनमें पेस्ट अटैक, जैसे कि पौधों में पेस्ट अटैक का, फसलों में पेस्ट अटैक का, जानवरों में अलग अलग बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, इनके खतरे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मॉनिटरिंग की जाए, पहले ये जांचा जाए, परखा जाए कि कहां पर टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ा है। कि पिछले 40 साल से एवरेज टेम्परेचर यहाँ का रीजन का इतना था, महेंद्रगढ़ के इस गांव का, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से तापमान ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पर, ताकि सरकार कोई ना कोई इनिशिएटिव, कोई ना कोई स्टेप ले सके कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम रोकने का प्रयास कर सके, ताकि जान और माल को नुकसान ना हो। तो ये SAPC स्टेप था, और ये किसका था? हरियाणा सरकार के, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। तो इसका एक अपडेटेड वर्जन 2.0 ये लेकर के आया है हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड दैट इज टू एंश्योर, किस चीज के लिए? द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल माइक्रो क्लाइमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन। ऐसे हिसार, महेंद्रगढ़ में ऐसे कुछ तापमान वाले जो अत्यधिक तापमान वाले जो क्षेत्र होंगे, मतलब जिला स्तरीय, उनके ऊपर जिला स्तरीय सूक्ष्म जलवायु निगरानी इकाइयां वो इंस्टॉल की जाएंगी। अब छोटे लेवल पर, मतलब ये माइक्रो यूनिट्स, क्लाइमेट मॉनिटरिंग यूनिट्स, इससे हम मैक्रो की तरफ कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि ये तो छोटे क्षेत्र के लिए है, छोटे के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैक्रो की। देखिए, जब आप छोटे छोटे ऐसे ही इंस्टॉल करेंगे तभी तो आप जाकर के बड़े एरिया को मॉनिटर कर पाएंगे ना। तो दीज स्मॉल माइक्रो यूनिट, डिस्ट्रिक्ट लेवल माइक्रो क्लाइमेट मॉनिटरिंग यूनिट, यही तो आपको लेकर के जाएंगे मैक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट की तरफ। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से प्रश्न आ गया। ये भी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि SAPCC ये क्या है बताइए, या ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द SAPCC 2.0 इज और आर करेक्ट। सबसे पहला आपसे पूछ लिया, सबसे पहला पॉइंट कि दिस इज लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग इन हरियाणा। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ लिया, दिस इज फॉर द हरियाणा एंड द नियर बाय स्टेट्स। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो ऐसे करके प्रीलिम्स में भी आता है, लेकिन प्रीलिम्स से ज्यादा बेटर है जब आप इसको मेंस से कनेक्ट करके थोड़ा समझ के पढ़ते हैं, तो जब ज्यादा चीजें कवर होती, जल्दी होती, ठीक है, और वो अच्छे तरीके से होती। चलिए, अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, और अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज एनुअल साइकिल, मतलब सीजन्स, वार्षिक जो चक्र है ऋतुएं, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, बहुत स्मॉल टॉपिक है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट, आपको देखना है भाई। देखिए, जब हम हरियाणा में पढ़ते हैं तो हरियाणा में मेनली हम 3 सीजन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, तो मेनली 3 सीजन के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला समर, ग्रीष्म, मार्च से और जून तक है। यदि हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें कि एग्जाम के लिए आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको ये देखना है कि एवरेज और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस। रिकॉर्ड कहां पर होगा हरियाणा में? ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? हिसार और भिवानी, क्योंकि जो साउथ वेस्टर्न पार्ट आपको वहीं मिलेगा, दक्षिण जो पश्चिमी भाग है वहीं पर मिलेगा, दैट रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। क्योंकि ये वाला जो रीजन है वो कैसा है, ये वाला रीजन एरिड वाला रीजन, मतलब एरिड और सेमी एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क वाला रीजन क्षेत्र है ये। तो आपको समर जो मंथ है
मतलब जो समर जो ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर यहीं पर देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मतलब मॉनसून जो ऋतु है, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक। सोर्स कैसे मिलता है हमारे पास? साउथ वेस्ट मॉनसून से। और याद रखना 80% जो बारिश होती है हरियाणा में वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से है। यदि आपसे ये प्रश्न में आए, जैसे इस बार कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन आ गया था हरियाणा एचसीएस में, लास्ट टाइम हमने सेशन में डिस्कस भी किया था, वो अरावली से कनेक्ट होकर के एक बड़ा सुंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया था। तो आपसे हो सकता है कि नेशनल जीके मतलब सॉरी नेशनल इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से कनेक्ट करके और हरियाणा जीके से जोड़ करके कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा 80% जो भी हरियाणा में बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है, अरेबियन सी ब्रांच से नहीं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, वो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इज विंटर सीजन। जो शीत ऋतु है वो अक्टूबर से फरवरी तक है, और शीत ऋतु में टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 3 डिग्री टू 12 डिग्री, और सब जीरो भी ऑब्जर्व किया जाता है हरियाणा में, हिसार में। ये क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ द रेडिएटिव कूलिंग। क्या होता है रेडिएटिव कूलिंग? के सर्दियों में जब आप रात में देखेंगे तो रात में आसमान बिल्कुल साफ मिलेगा। जिस टाइम पर भी आसमान साफ होता है, तो क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास ही अंधेरा हो जाता है, ऑलमोस्ट 5:30 बजे से शुरू हो जाता है, और 6 बजे तक आते आते जब आप देखेंगे जनवरी में या दिसंबर एंड में, तो इसी समय के आसपास लगभग अंधेरा छा जाता है। तो तब से पृथ्वी ठंडी होनी शुरू होती है। यदि बादल बिल्कुल है ही नहीं, आसमान बिल्कुल साफ है, तो अब रेडिएटिव कूलिंग होना शुरू हो जाएगा। रेडिएटिव कूलिंग का मतलब ये जो पृथ्वी है दिन में थोड़ी बहुत जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है, अब रात में अपने आप को ठंडा करना शुरू करेगा। और यदि आसमान बिल्कुल साफ है तो यही जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है इन द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन से हमारी पृथ्वी गर्म होती है दिन में, और रात में यही जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है दिन में, इसको रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन। और लॉन्ग वेव रेडिएशन से ये जो पृथ्वी है अपनी, ये ठंडी होती है। तो अब आपको पता है कि सर्दियों में वैसे ही बहुत कम शॉर्ट वेव रेडिएशन आ पाती है, क्योंकि दिन का ड्यूरेशन ही बहुत कम है ना। 9-10 बजे सूरज निकलेगा, उसके बाद 5:30 बजे सूरज छिप जाएगा। तो इतने कम घंटों में पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म ही नहीं हो पाती। वहीं पर जब रात में पृथ्वी ठंडी होगी तो वो घंटे लगभग 13, 14, 15 घंटे हैं, तो ठंडी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं रेडिएटिव कूलिंग। सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेडिएटिव कूलिंग, हिसार साइड में टेम्परेचर और तापमान, हिसार और भिवानी वाला जो क्षेत्र है इसमें भी कभी कभी जीरो के आसपास भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे समर ऋतु से संबंधित, मतलब ग्रीष्म ऋतु से संबंधित, वर्षा ऋतु से संबंधित और शीत ऋतु से संबंधित। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आ जाए। चलिए, अब ये तो सब किसी को पता होता है, यहां से किस प्रकार से कैसे प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न आ सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब जो पश्चिमी विक्षोभ है। हरियाणा के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हरियाणा में जो सर्दियों में जो फसलें होती हैं, उन फसलों के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कोई भी इंपैक्ट आता है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ में यदि कोई भी चेंज आता है, बदलाव आता है, तो उसका सीधा सीधा असर हरियाणा की जो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी का जो क्षेत्र है, उसके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है उसका। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विंटर सीजन में, मतलब सर्दियों का जो समय है, उस समय यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आता है हरियाणा के जो क्षेत्र है इसमें। और केवल हरियाणा नहीं, हरियाणा में तो पूरे में आता है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, अवध वाला रीजन हो गया, ऐसे करते करते कभी कभी तो बिहार साइड तक भी इसका इंपैक्ट रहता है। बिहार, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल साइड तक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पश्चिम विक्षोभ, ये ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। सो द इंपैक्ट ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव। देखिए, ये पश्चिमी विक्षोभ ओरिजिनेट कहां से होता है? भूमध्य सागर, मतलब मेडिटेरेनियन सी से। वहां से नमी उठाता है और उसके बाद ये इंडिया की तरफ आता है। हम इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं इसको। ये नमी उठाने के बाद इंडिया की तरफ आता है, और आने के बाद क्रूशियल विंटर रेन करता है हरियाणा में। क्यों क्रूशियल? क्योंकि हरियाणा में जो विंटर की जो फसलें उसके लिए लाभदायक है, और इसको हम लोकली बोलते हैं महावट। लोकली इसको बोलते हैं महावट। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। और फिर 4 ऑप्शन है नीचे, जैसे इस बार आए थे बहुत सारे हरियाणा ज्योग्राफी से जो प्रश्न आए थे,
ये एक प्रश्न संभवतः आ सकता है भविष्य में। एग्रीकल्चर को सीधा सीधा इंपैक्ट करता है, वाइटल फॉर बूस्टिंग द विंटर रबी क्रॉप स्पेशली व्हीट एंड मस्टर्ड। ये किस चीज से संबंधित है? पश्चिमी विक्षोभ मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए अब हमने देखा गर्मियों में लू और सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब महावट। अब पॉइंट को ध्यान रखो कि लू से संबंधित यदि मेंस में कोई प्रश्न आया तो वो संभवतः आ क्या सकता है, या फिर महावट से संबंधित कोई प्रश्न आया तो क्या कनेक्ट करके आ सकता है। देखिए ये पॉइंट तो आ सकता है ना कि आपको पता है कि लू के जो इंसिडेंसेस हैं, लू के जो वारदातें हैं जैसे गर्मियों में, वो साल बाय साल बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जान और माल का नुकसान तो है ही। बहुत सारे आपको न्यूज़पेपर क्लिप्स में गर्मियों में देखना, मई के एंड में ही, जून के स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर में मिलेंगे कि वहां पर कुछ लोगों जैसे कुछ बुजुर्गों का या बच्चों का देहांत हो गया इस वाले डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर लू के कारण ये हुआ, यहाँ पर लू के कारण वो हुआ। और ऐसे जो इंसिडेंसेस हैं वो साल भर साल बढ़ते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ मवेशियों में भी बीमारी के जो इंसिडेंसेस हैं वो भी आपको अखबार में जरूर सुनने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पेस्ट अटैक के गर्मियों के कारण, एक्सट्रीम लू के कारण ये फसल, और ये इस प्रकार से ये पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, पूरी की पूरी फसल जो जल गई। तो ये सारे क्यों हो रहे हैं? ये सारे हो रहे हैं लू के कारण। अब लू वैसे तो प्राकृतिक वो है इस एरिया में, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण इसके फ्रीक्वेंसी और इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी मतलब कि पहले यदि 2-3 साल में या 4 साल में एक बार लू चलती थी, तो अभी हर 2 साल में और एक ही सीजन में 3-4 बार लू आती है। मई के एंड में, फिर जून में, फिर हो सकता है कभी कभार जुलाई के पहले हफ्ते में भी आ जाए। कुछ 3-4-5 दिन लगातार लू चल रही है। तो ये सारी की सारी चीजें क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, तो इनको मॉनिटर करना आवश्यक है। इसीलिए आईएमडी ने चंडीगढ़ में इंटीग्रेट हाई रेजोल्यूशन हीट स्ट्रेस इंडेक्स, आईएमडी जो चंडीगढ़ है ना, वो लेकर के आया हाई रेजोल्यूशन हीट स्ट्रेस इंडेक्स मैप, ताकि मई और जून के समय पर उसको चीजों को मॉनिटर किया जा सके। क्योंकि जब हम मॉनिटर कर पाएंगे तभी इफेक्टिव स्टेप ले पाएंगे। यदि हम मॉनिटर ही नहीं कर पाए, हमारे पास डाटा ही नहीं हुआ, तो हम स्टेप कैसे ले पाएंगे? ना तो एडेप्टेशन के स्टेप ले पाएंगे, ना मिटिगेशन के स्टेप ले पाएंगे। भाई आपको पता है कि 2 दिन बाद इन 3 डिस्ट्रिक्ट में और बड़ी तेज लू चलेगी, तो आप वहां की जो जनसंख्या है उसको, जो वहां की पॉपुलेशन है, आप उसको पहले से ही आगाह कर सकते हैं कि ध्यान रखिएगा आपके पास ये मेजर होने चाहिए, कि अपने घर में पानी रखिए, नींबू की व्यवस्था रखिए, ओआरएस की बच्चों के लिए व्यवस्था रखिए, जानवर है तो जानवर के लिए ये रखिए। लेकिन ये हम कब कर पाएंगे? ऐसे मिटिगेशन वाले स्टेप कब ले पाएंगे? हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास ऑलरेडी अर्ली वार्निंग सिस्टम होंगे। यदि वो नहीं है तो हो ही नहीं पाएगा। जानवरों से संबंधित है तो जानवरों से संबंधित हम ये बता पाएंगे कि यदि आपके पास इस प्रकार से इंसिडेंट्स आए और 2 दिन पहले पता चल जाए, तो आपके पास इस प्रकार से घर होना चाहिए, आपके पास इस प्रकार से जानवरों के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास पानी के लिए ये संसाधन होने ज्यादा आवश्यक है, ताकि आपके मवेशियों के ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट ना पड़े लू का। ये पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हीट वेव एडवाइजरी है वो जारी की जा सकती है, और खास करके साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में, जो हरियाणा का जो साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है ना, ये भिवानी हो गया, हिसार हो गया, सिरसा हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, गुड़गांव हो गया, नूह हो गया, यहां पर ही लू के जो इंसिडेंसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महावट, विंटर, सर्दियां। देखिए आपको पता है कि सर्दियों में कभी कभी जैसे हेल स्टॉर्म, मतलब अतिवृष्टि की तो ठीक है, इतनी समस्या नहीं, लेकिन हेल स्टॉर्म की समस्या आपको जरूर मिलेगी, ओलावृष्टि और बारिश की, कि कभी कभी सर्दियों में बारिश थोड़ी सी ज्यादा हो गई किसी दिन, एक दिन, या फिर ओलों की समस्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में भी दिस इज कॉल्ड एज द अनसीजनल हेल एंड द रेन। अनसीजनल जो ओला की जो समस्या है ना सर्दियों में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से संबंधित कनेक्ट करके आजकल देखने को मिल रही है हरियाणा में। क्यों मिल रही है? अगेन जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। लेकिन हम क्या करें? हमें तो उन चीजों को रोकना है ना, तो हम उसको रोक कैसे पाए ताकि हमारे जो खेती बाड़ी है उसके ऊपर सीधा सीधा इसका असर ना पड़े? वो हम कर सकते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, इट लॉन्चेस द डिजिटल
कॉम्पनसेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर डैमेज्ड रबी क्रॉप व्हीट एंड मस्टर्ड। देखिए हरियाणा में जो खेती बाड़ी है, लगभग आधे लोग अभी भी हरियाणा में खेती बाड़ी है, कम है इससे बल्कि ज्यादा है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि देखोगे ना तो खेती बाड़ी पर निर्भर करने वाले आधे से भी ज्यादा है। यदि खेती बाड़ी के ऊपर असर आता है किसी भी चीज के कारण, चाहे पेस्ट अटैक हो, चाहे साउथ वेस्ट मानसून का हो, चाहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हो, यदि खेती बाड़ी में नुकसान होता है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट यहाँ की जनसंख्या और जनसमुदाय के ऊपर पड़ता है। तो हमारे लिए उसको मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो इंपैक्ट ना हो, ताकि वो असर ऐसा ना पड़े। आपको पता है कि सर्दियों में यदि ओलों की समस्या आए, यदि बारिश में बहुत ज्यादा अनियमितता आई है तो वो तो इंपैक्ट करेगी ही, उसको फिर कंट्रोल कैसे करें? तो हरियाणा का जो एग्रीकल्चरल जो डिपार्टमेंट है उसने डिजिटल कॉम्पनसेशन ट्रैकिंग सिस्टम लेकर के आया ताकि जहां पर यदि मान लीजिए कभी नुकसान हो भी जाए तो किसानों को कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसान जो है वर्ग वो डायरेक्टली अपनी आय के लिए खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सोर्स है उनका रबी की फसलें, और रबी में है व्हीट और मस्टर्ड, गेहूं और सरसों। यदि ये फसलें खराब होती है तो किसान का पूरा जो साल का जो खेती बाड़ी का जो चक्र है वो सीधा इंपैक्ट आता है उसके ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा उनकी कमाई यहीं से होती है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है दैट केम अप विद द डिजिटल कॉम्पनसेशन ट्रैकिंग सिस्टम, कि यदि ऐसा होता है तो हमारे पास डिजिटली रिकॉर्ड होना चाहिए और किसानों के खातों में सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि उनको जो भी नुकसान हुआ, जो लॉस हुआ है इस बार इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, ओलो के कारण, उसको कंपनसेट किया जा सके, ठीक है, ताकि वो शॉक एब्जॉर्ब कर सके। तो ये हो गया मेंस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए एक और रेनफॉल ग्रेडियंट ऑफ द हरियाणा, हरियाणा में वर्षा का वितरण। देखिए हम ये पॉइंट डिस्कस भी कर चुके हैं कि हरियाणा में यहां पर ये जो क्षेत्र है यहां पर बारिश कितनी है, यहां पर लगभग 110 से 120 सेंटीमीटर तक भी बारिश होती है, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में लगभग 80 सेंटीमीटर से 110, 120, 125 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है कभी कभी बारिश, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में यहां पर बारिश कम होती है, कितनी, 30 से 50 सेंटीमीटर तक की बारिश मिलेगी यहाँ, 30 से 50 सेंटीमीटर तक की बारिश मिलेगी। वहीं अदर पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल पार्ट ऑफ हरियाणा, इसमें लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश, इसमें 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश होगी। यदि आपको डिवाइड करना है, इसको और समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा सूखा वाला है, इसमें 30 से 50 सेंटीमीटर, यहां पर 100, 110, 120 सेंटीमीटर हो गई, और ये बचा हुआ जो पार्ट हो गया, मतलब सेंट्रल हरियाणा का जो ये जो पार्ट हो गया, इसमें कितनी है, इसमें 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश होगी, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल एक आइडिया लग गया, रफ आइडिया। अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहां से यदि मेंस से संबंधित कोई प्रश्न आया या कोई विश्लेषण के हमें करना पड़े किसी भी चीज का, भले ही हो सकता है जीएस पेपर 3 में आया, जीएस पेपर 1 में आए, हरियाणा की ज्योग्राफी से कनेक्ट करके, तो क्या प्रश्न आ सकता है। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने दो क्षेत्र देखे हरियाणा के, कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बारिश ज्यादा है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बारिश कम है। तो ये क्या सीधा सीधा शो कर रहा है कि एक रीजन हरियाणा में ऐसा है जहां पर पानी ठीक ठाक है, अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है, एक ऐसा है जहां पर पानी की कमी है। इसको बोलते हैं कि एक जगह फ्लड वाली इशू आ सकते हैं, एक जगह ड्रॉट वाले इशू आ सकते हैं, तो इनको मैनेज तो करना पड़ेगा ना। कहीं पर यदि ज्यादा पानी है तो वहां पर फ्लड की समस्या आई, बाढ़ की, तो उसको मैनेज तो करना पड़ेगा। कहीं पर यदि पानी बारिश कम है, वहां पर ड्रॉट की समस्या आई, तो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, दोनों को मैनेज तो करना पड़ेगा। तो ये जो वाटर स्ट्रेस, जो जल विषमताएं हैं, वाटर एक्सट्रीम्स हैं, इनको मैनेज कैसे करें। बाढ़ बनाम सूखा, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में जब आप देखेंगे तो ये वेटर है, यहां पर चैलेंज क्या है, एक्सट्रीम लोकलाइज्ड क्लाउड बस्ट। जैसे यमुनानगर में जो ये जो क्षेत्र है छछरौली और मोरनी हिल के पास, जैसे पंचकुला में, यहां पर तो क्लाउड बस्ट की भी समस्या है, बादल फटने की, तो थोड़े समय में बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही है यहां पर। तो इसको मैनेज कैसे करें, ये एक समस्या है। एक्शन क्या है, इसको सोल्व कैसे करें। देखो इसको सोल्व के लिए जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है दैट इंस्टॉल्स, उसने क्या किया, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस AWS फॉर द अर्ली फ्लड वार्निंग एंड अलर्ट
फॉर द डाउनस्ट्रीम प्लेन्स। क्योंकि क्या होता है कि इसमें शिवालिक की जो पहाड़ियां पास में, जैसे मोरनी हिल हो गई, तो यदि वहां क्लाउड बर्स्ट होता है, वहां बारिश ज्यादा होती है, तो सारा का सारा पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है। यमुनानगर हो गया, अंबाला, या वहीं पर पंचकुला, तो यहां पर जब वो आएगा तो बाढ़ की समस्या आ सकती है, क्लाउड बर्स्ट। लेकिन हमें पहले से यदि पता चल जाए तो प्रिपेयर्डनेस हो जाती है कि हम उसके बचाव के लिए तैयार रहें। वैसे ही साउथ वेस्ट में जो ड्रायर रीजन है, दक्षिण पश्चिमी जो शुष्क रीजन है, उसके चैलेंजेस क्या है? उसके चैलेंज है वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट है वो। अब दिस इंक्लूड्स सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़। तो एक्शन क्या ले? मेरा पानी मेरी विरासत, ये एक स्कीम है, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम। ये क्या करती है भाई? जहां पर पानी की कमी है वहां पर हम लोगों को ये बताएंगे ना कि आप ऐसे पानी के लिए आप ये फसलें उगाएं क्योंकि इनमें पानी की कम आवश्यकता होगी। एक तो ऑलरेडी पानी की कमी है, आप उगा रहे हैं वहां पर धान के, नहीं जी, वहां पर तो चावल उगाएंगे। चावल में तो आपको पता है बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम ये क्या करती है? ये इंसेंटिवाइज करती है किस चीज को? शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द मॉनसून डिपेंडेंट पैडी फार्मिंग। कि खेती बाड़ी में, यदि इस वाले क्षेत्र में, तो खेती बाड़ी में आप धान की खेती ना करें, उसको छोड़ दीजिए। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। इंसेंटिवाइज मतलब कि हर साल आपको, यदि आपके पास 1 एकड़ है जमीन, तो हम आपको 7 से 8 हजार रुपए देंगे पर एकड़ फाइनेंशियली टू ग्रांट फॉर एन अल्टरनेटिव क्रॉप। यदि दूसरी आप फसल उगाएंगे तो, क्योंकि उससे पानी की बचत होगी। अभी किसान क्या करते हैं कि यहाँ पर धान की खेती करने के लिए भूजल जो है, ग्राउंड वाटर, उसको निकालते, उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने उसमें सिंचाई करते हैं। लेकिन आप कब तक करेंगे? एक तो समय ऐसा आएगा जब पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या फिर आपने कंटिन्यूअसली पानी का इस्तेमाल किया तो आपकी जमीन उसके लिए बनी ही नहीं है। आपकी जो जलवायु है, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, वो ऐसी है ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा? आपकी जमीन खराब होनी शुरू हो जाएगी, उसमें सैलिनिटी बढ़ जाएगी उसमें, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। अब जब कैपिलरी एक्शन से उसमें लवणता, उसकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे जमीन भी खराब हो जाएगी और जमीन का भी डेजर्टिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए ये स्कीम लेके आए, मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी हो गया। अब देखते हैं द सोइल टाइप्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा की जो सोइल है उनके प्रकार देखते हैं। देखिए, डॉक्टर जसबीर सिंह क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम हरियाणा की जो जलवायु है उनको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, फुट हिल और पेडिमेंट के पास जो सोइल है, मतलब फुट हिल और पेडिमेंट सोइल, इसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये सोइल कहां मिलेगी? फुट हिल। फुट हिल में मतलब जो शिवालिक की जो फुट हिल है, ये पेडिमेंट वाला जो क्षेत्र है, वहां पर मिलेगी सबसे पहला। नदन एज पे मिलेगी, नदन एज पे। दूसरा है एलुवियल टाइप ऑफ द सोइल, पहला डन हो गया। सेकंड इज एलुवियल टाइप ऑफ द सोइल, जो जलोढ़ जो मृदा है ना, मट्टी, ये कहां मिलेगी? सेंट्रल प्लेन्स में मिलेगी। कहां पर? हम क्षेत्र देख लेंगे अभी, थोड़ा सा वेट करोगे। थर्ड क्या है? सैंडी सोइल, रेतीली मृदा, ये है एरिड साउथ वेस्ट वाले क्षेत्र में मिलेगी। उसके बाद जो फाइनली आया दैट इज सलाइन सोइल और एल्कलाइन सोइल, ये लवणीय और क्षारीय मृदा। कहां पर है? ये प्रॉब्लमेटिक एरिया, मतलब कुछ कुछ एरिया में जहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी वहां पर मिलेगी। तो आपने भी देखा होगा ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आपको मिलेंगे जहां पर कुछ समय से पानी वहां पर खड़ा हुआ है, वो पानी जैसे थोड़ी सी बारिश हुई लेकिन पानी वहां पर सूखता नहीं है। तो ऐसी भी कुछ मिट्टी मिलेगी आपको, सलाइन सोइल मिलेगी, कहीं पर अल्कलाइन सोइल मिलेगी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये हम देखते हैं 4 टाइप ऑफ जो सोइल है हरियाणा में कहां कहां पर मिलती है, कौन से क्षेत्र में। देखिए, सबसे पहला चलते हैं। देखिए, फुट हिल सोइल, इसकी लोकेशन कहां पर है? इसकी लोकेशन है जैसे पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया। यदि हम देखें तो इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताओं में सबसे पहला आता है कि ये लिटिल बिट अनफर्टाइल है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेवल मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं मोटे। कोर्स है ये, मतलब इसकी इसका जो टेक्सचर है वो कोर्स टेक्सचर है। एंड दिस इज हाईली प्रोन टू द इरोजन बाय द हिल स्ट्रीम नोन एज छोज। लास्ट वाले सेशन में हमने चर्चा भी की थी, ये छोज क्या है। कि आपको पता है कि ये जो पेडिमेंट वाला जो रीजन है, यमुनानगर और अंबाला में, जब शिवालिक से जो स्ट्रीम आती है, छोटी छोटी नदियां, तो बहुत तेज बहाव से आती है, पानी लेकर के आती है। तो ये क्या करती हैं, जब आती हैं तो ऊपर जो सरफेस पे जो फर्टाइल जो सोइल होती है उसको अपने साथ बहा करके लेकर के चली जाती, साथ बहा करके लेकर के चली जाती है। प्लस ऊपर से ये जो पत्थर लेकर के आती है उनको यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं, ऐसे मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे आपको। इसी चीज के कारण ये जो सोइल है, फुट हिल सोइल, ये इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं मिलेगी, अनफर्टाइल सोइल है, क्योंकि इसमें ग्रेवल भी है, मोटे मोटे पत्थर भी है, प्लस इसका टेक्सचर भी कोर्स टेक्सचर है इसका। देन दिस इज हाईली प्रोन टू द इरोजन। उसी के साथ साथ आता है एलुवियल सोइल।
अब हम एक बार मैप ऑफ हरियाणा का मैप देख लेते हैं और फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए हरियाणा के मैप में यहां ध्यान दीजिए, एक मिनट, हरियाणा के मैप में ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है यहां पर मिलेगा हिली टाइप ऑफ सॉइल, ये हो गया हिली सॉइल, यहां पर हो गया सैंडी सॉइल, ये हो गया सैंडी सॉइल, और यहां पर आपको मिलेगा घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में जो ये जो क्षेत्र है ये है दोआब का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ना ये है दोआब का क्षेत्र, यमुना और घग्गर नदी के बीच के दोआब, ये हो गई घग्गर नदी, ये हो गई यमुना नदी, इसके बीच का जो ये प्लेन का जो एरिया है ना, ये जो प्लेन का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं, ये हिली सॉइल हो गया, ये सैंडी सॉइल हो गया, ये हो गया एलुवियल सॉइल, और उसके बाद जो लास्ट बचा था वो कहीं कहीं पैच पैच में मिलती है, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। चलिए, और ये जो सॉइल है ये काफी फर्टाइल है, खेतीबाड़ी के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखते हैं एलुवियल सॉइल। अब एरिया आपको पता चल गया, लोकेशन रफ आपको कहां कहां पर कौन कौन सी मट्टी है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, ओवर 60% ऑफ द सेंट्रल हरियाणा एंड द ईस्टर्न हरियाणा उस वाले क्षेत्र में है, सेंट्रल हरियाणा और ईस्टर्न हरियाणा में, ठीक है। खादड़ बेट ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एलुवियल सॉइल में भी दो आपको नाम पता होने चाहिए, खादड़ और भांगड़। जो भांगड़ जो है ये क्या हो गया, ओल्डर एलुवियम, मतलब वो ये पुरानी जलोढ़ मट्टी है, इसमें आपको कैल्केरियस डिपॉजिट भी मिलेंगे, थोड़े कंकर भी मिलेंगे। लेकिन जो खादड़ है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको न्यूअर वो बोलते हैं न्यूअर सेडिमेंट्स, और फाइन सॉइल है, वेरी फर्टाइल सॉइल है ये। इस सॉइल की विशेष बात यह है कि काफी फर्टाइल है, रिवर बेड में मिलती है, एंड देयर आर सिल्ट अलोंग द यमुना, मतलब जो यमुना नदी है, घग्गर है, उसके आसपास की जो जमा मट्टी है ना, जो सिल्ट है, वो एलुवियल सॉइल बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए नाउ अगला पॉइंट क्या है, साउथ वेस्ट एंड द प्रॉब्लमेटिक सॉइल। सैंडी सॉइल कहां पर मिलती है, जो वहां पर हमने डिस्कस किया था अभी, साउथ वेस्टर्न पार्ट में, जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहां पर मिलती है। सो द साउथ वेस्टर्न बेल्ट अलोंग द राजस्थान बॉर्डर, मतलब सिरसा टू महेंद्रगढ़, वहां पर मिलेगी। इसकी भी खास बात क्या है, कोर्स टेक्सचर है, हाईली परमिएबिलिटी है इसकी सॉइल की, वेरी हाई परमिएबिलिटी, मतलब जैसी बारिश होगी तो ये जमीन सोख लेगी पानी को। लो वाटर रिटेंशन, क्योंकि जैसे जिसको हम बोलते हैं ना बलुआ मट्टी, तो इस टाइप की बलुआ मट्टी मिलेगी। एंड प्रोन टू सीवियर विंड इरोजन, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है विंड इरोजन की, क्योंकि रेत मट्टी के जो टीले हैं ना, टीले बने हुए होते हैं और वो हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, तो इसीलिए सबसे बड़ी समस्या इस मट्टी की विंड इरोजन है। सलाइन और अल्कलाइन सॉइल की बात करें तो ये कहां पर मिलती है, रोहतक में, झज्जर में, सेंट्रल करनाल वाला जो क्षेत्र है वहां पर, ऐसे बहुत सारे थोड़े से पैच पैच वाले एरिया है। इसका मेन पॉइंट क्या है कि हाई वाटर टेबल एंड द कैनाल ओवर इरिगेशन के कारण, कि यदि भूजल बहुत ऊपर की तरफ है तो जो बारिश हुई उसका पानी भी इकट्ठा हो गया, उसके कारण ये मट्टी बहुत समय तक उसी में है, मतलब जलोढ़ टाइप से मट्टी बन गई है, उसमें काफी टाइम से पानी भरा हुआ है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, ओवर इरिगेशन के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण, कि आपने इस वाले क्षेत्र में इतनी ज्यादा सिंचाई की कि अब बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन ये जो जमीन है इसमें लवणता बहुत ज्यादा हो गई। अब लवणता होने के कारण धीरे धीरे आपने उसके बाद भी कंटिन्यू रखा तो ये सोइल फाइनली अपनी जो इसकी जो फर्टिलिटी थी वो कंप्लीटली लॉस्ट हो चुकी है। अब जब इसकी फर्टिलिटी लॉस्ट हो गई तो दिस सोइल हैज नाउ डेजर्टिफाइड, अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। दैट इज वाई ओविंग टू द कैपिलरी एक्शन, जो इसमें सोडियम जो साल्ट है वो ज्यादा डिपॉजिट हो गया। रेमेडी यदि इसकी बात करें तो रेमेडी क्या है, आपको जिप्सम अप्लाई करना पड़ेगा। जिप्सम अप्लाई करने से आपको सैलिनिटी का कुछ समाधान होगा, या फिर आप ऐसी फसल उगाइए यहाँ पर जो कि सॉल्ट टॉलरेंट हो, उसके अलावा कोई समाधान नहीं होगा। इसीलिए ओवर इरिगेशन हरियाणा की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के अभी सरकार भी आजकल सीरियस है कि कोई अपना ओवर इरिगेशन नहीं करेगा। बोरवेल होगा तो बोरवेल के भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल हैं अभी आज के दिन, पहले नहीं थे लेकिन आज के दिन हरियाणा सरकार में बड़े स्ट्रिक्ट रूल है। जितनी भी मैंने सारी चीजें आपको बताई है सारी की सारी एक टेबल में मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूं, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। सेशन के बाद आप लोग देख लीजिएगा, अभी चाहे तो अभी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है।
जो अभी तक समझाया वो सारी चीजें। चलिए अब हम आगे चलते हैं, सोइल हेल्थ को देखते हैं कि सोइल हेल्थ से संबंधित क्या क्या आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए सोइल हेल्थ, मृदा स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो कैसे आ सकते हैं। सलाइन और अल्कलाइन सोइल, ये पूछा जा सकता है कि लगभग 1 लाख हेक्टेयर ऑफ द वाटरलॉग्ड सोइल अक्रॉस द रोहतक, झज्जर एंड द सेंट्रल करनाल, आप बताइए इसके लिए क्या करेंगे। 1 लाख हेक्टेयर है लगभग, आप इसके लिए क्या करेंगे। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है, सब सरफेस ड्रेनेज इंस्टॉलेशन, ये एक सॉल्यूशन है, और जिप्सम अप्लाई करिए, ये एक सॉल्यूशन है। ये जो इंस्टॉलेशन है ना, ये यहां पर, ये हरियाणा सरकार ने शुरू भी किया है काफी जगह पर, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, कि जब तक आप ऐसा नेटवर्क होगा जमीन के नीचे थोड़ा सा कि ऊपर पानी भरा हुआ है, तो ये पानी जमीन में जा इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ की जमीन ऐसी, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, मृदा में कुछ ऐसा है। तो कुछ इस तरीके से करें कि नीचे कुछ पाइप का नेटवर्क हो ताकि ऊपर के पानी को नीचे सोख ले, और पानी को सोखने के बाद वो ग्राउंड में एज अ ग्राउंड वाटर उसको नीचे की तरफ डिस्चार्ज कर दे। तो इसको बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज इंस्टॉलेशन, कि ऊपर का ड्रेनेज नहीं हो पा रहा ठीक से, तो सब सरफेस में बनाते हैं ना ड्रेनेज, ताकि ऊपर के ड्रेनेज से वो पानी को सोख सके। ऊपर का ड्रेनेज कैपेबल नहीं है पानी को निकालने के लिए, तो सब सरफेस पे हम ड्रेनेज बनाएंगे, नीचे पाइपलाइन का सिस्टम ऐसे बनाएंगे ताकि वो पानी को सोख ले। एक ये हो गया समाधान। दूसरा, सैंडी बॉर्डर्स, जैसे जो सैंडी सॉइल है वहां पर समस्या क्या है, वहां पर समस्या भिवानी और महेंद्रगढ़ में शिफ्टिंग सैंड ड्यून, मतलब विंड इरोजन की बहुत ज्यादा समस्या है। तो आप क्या करिए, तो आप विंड ब्रेक लगाइए, ऐसे ट्री लगाइए, माइक्रो इरिगेशन लेकर के आइए, जो लास्ट वाले उसमें हमने डिस्कस किया था, सोइल कंजर्वेशन स्कीम लेके आइए टू प्रिवेंट द विंड इरोजन। ये मेंस पर्सपेक्टिव से एक प्रश्न हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर में लास्ट टॉपिक है, फॉरेस्ट कवर में लगभग 3.63 टोटल फॉरेस्ट कवर है। जब हम उसमें ऐड कर देते हैं ट्री कवर, तो ये लगभग 6.85% ऑफ द हरियाणा का एरिया आ जाता है। और ये टोटल कितना बनता है, कंपैरिजन में देखें, थोड़ा सा कंपेयर करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो पंचकुला में हाईएस्ट है और लोवेस्ट कवर कहां, पलवल और फतेहाबाद में। ये याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछा जाए, ठीक है, एज इट इज देख लीजिएगा इसको। अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया टोटल फॉरेस्ट कवर और टोटल फॉरेस्ट एरिया। नेक्स्ट, जब हम मेजर वेजिटेशन की बात करते हैं, तो मेजर वेजिटेशन के लिए आप हरियाणा को अगेन डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, जहां पर बारिश ज्यादा होगी, वहां पर वेजिटेशन कैसे मिलेगी, वनस्पति थोड़ी सी एवरग्रीन टाइप से मिलेगी। जहां पर बारिश कम होगी, जैसे यहाँ पर बारिश है, तो यहाँ पर कैसी मिलेगी, डेजर्ट टाइप ऑफ द वेजिटेशन, कैक्टस टाइप मिलेगी, छोटे छोटे पेड़ों के पत्ते होंगे, जिनको हम बोलेंगे जेरोफाइटिक वेजिटेशन। तो इस साइड में जैसी वेजिटेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सेमी एरिड जोन की वेजिटेशन मिलेगी। इस वाले में कैसी वेजिटेशन मिलेगी, अलाइनिंग परफेक्टली विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, फुटहिल। तो ये वेजिटेशन अलग है, ये वेजिटेशन अलग है। तो आप एक ऐसे ट्रांजिशन, एक लाइन डिवाइड कर सकते हैं कि ये एक लाइन ट्रांजिशन एरिया है, जिसमें इस साइड में अलग वेजिटेशन है वनस्पति, इस साइड में अलग है। जब हम इस साइड में देखते हैं तो जेरोफाइटिक वेजिटेशन है, एरिड या सेमी एरिड टाइप ऑफ द वेजिटेशन है। जब हम इस साइड में जाएंगे तो ह्यूमिड वेजिटेशन मिलेगी, ठीक है। चलिए, ये तो एक हो गया ब्रॉड डिवीजन। लेकिन जब हम इसको और बारीकी में जाते हैं, तो बारीकी में जाने के बाद हम 3-4 उसको कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। सबसे पहला नदन फॉरेस्ट और शिवालिक, उत्तरी वन, उसमें फॉरेस्ट टाइप कौन कौन से हैं, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट वेजिटेशन, हाईएस्ट रिचेज में है ये। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट लोअर रिचेज में, लोअर उसके मतलब फुटहिल में। जब आप उसमें जाएंगे यमुनानगर में, अंबाला साइड में, इस साइड में जाएंगे और शिवालिक की पहाड़ियों में ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, मतलब पहाड़ों में थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे, हरियाणा में ही जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, तो लोअर जो फुटहिल्स है हिमालय के, मतलब शिवालिक के, वहां पर आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, लोकेशन कहां है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। उसके बाद की स्पीसीज देखेंगे, नाम याद रखने सीधे के सीधे, साल, ये कहां मिलेगा, कालेश्वर नेशनल पार्क हो गया, उसमें चिरपाइन, खैर, शीशम और बैम्बू, ये हो गए। ये वेजिटेशन एज इट इज आपको याद करनी है, इसका कोई वो नहीं है, अल्टरनेटिव आपको देखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। नाउ जो स्क्रबलैंड है अरावली, वहां पर कौन कौन सी वेजिटेशन है, सबसे पहले आपको देखना है, ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट मिलते हैं, स्क्रब फॉरेस्ट मिलते हैं, मतलब उष्ण जो कटिबंधी है ना, कटीले वन, वो मिलते हैं यहाँ पर। लोकेशन कहां है, नू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, सिरसा। आप वेजिटेशन जब भी पढ़ो तो उसको सीधा सीधा बारिश से कनेक्ट करके देख लीजिए, जलवायु से, वहां की क्लाइमेट से सीधा कनेक्ट करके देख लीजिए, आपको अपना पता लग जाएगा। जहां पर बारिश ज्यादा,
वहां पर एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेगा। जहां पर बहुत बारिश कम, वहां पर थॉर्न फॉरेस्ट मिलेगा, जेरोफाइटिक वेजिटेशन मिलेगी। सीधी सीधी बात है, ठीक है। एडेप्टेशन, दे आर हाईली अडेप्टेड टू द ड्रॉट विद डीपर रूट सिस्टम एंड द थॉर्नी लीव टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, ठीक है। इनकी लीव थोर्नी क्यों होती है, कांटे ज्यादा क्यों होते हैं, लीव इतनी छोटी क्यों होती है, ताकि वो इवेपोरेटिव लॉसेस को बचा सके, ताकि पत्तों से पानी भाप बन के ना उड़े। वैसी पानी कम है, वैसी पानी कमी है, ये तो पेड़ ही मर जाएंगे। तो इसीलिए पेड़ों ने अपने आप को इस तरीके से एडेप्ट कर लिया है धीरे धीरे कि अपनी पत्तियां बिल्कुल छोटी कर ली हैं। अपनी पत्तियों को उन्होंने ये बना लिया है, जो कांटे होते हैं ये बन चुके हैं। वहीं पर जहां ज्यादा बारिश होगी वहां पर पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियां मिलेंगी, क्योंकि पानी की ऑलरेडी अवेलेबिलिटी देखा, इवेपोरेटिव लॉस होता होने तो कितना हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस होना चाहिए बल्कि मेनली, ठीक है। अब देखिए, यदि हम देखें लास्ट पॉइंट, तो इकोलॉजिकल जो कंजर्वेशन है उसको देखते हैं, शिवालिक हेरिटेज वर्सेस अरावली वॉल। यदि आपको हरियाणा को इकोलॉजिकली कंजर्व करना है, हरियाणा की जो एनवायरमेंट है उसको, इकोलॉजी को, तो आप क्या करिए, यहां पर डेजर्ट्स ना फैल सके, यहां से डेजर्टिफिकेशन ना हो हरियाणा का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लेके आइए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लेकर के आइए। 5 किलोमीटर चौड़ी एक बेल्ट बनाइए, 7 डिस्ट्रिक्ट में ये बेल्ट बनेगी, एंड दैट इज टू अरेस्ट द डेजर्टिफिकेशन। जो मरुस्थलीकरण हो सकता है ना यहाँ के डिस्ट्रिक्टों का, उनको रोका जाएगा। वो कैसे, एक ऐसे बेल्ट लेकर के आइए, एक दीवार बनाइए 5 किलोमीटर चौड़ी पेड़ों की, ताकि उससे इसको बचाया जा सके। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, यदि नॉर्थ साइड में आपको चीजों को बचाना है तो क्या लेके आइए, शिवालिक एवं ये जो है पाइनर्ड प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, कि यहां पर ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, मतलब जिनकी उम्र ज्यादा है, 75-100 साल। तो जो भी व्यक्ति यदि ऐसे पेड़ को एडॉप्ट करेगा और बचाएगा, उसकी देखरेख रखेगा पूरे साल, तो उसको 2,750 रुपए एक साल में दी जाएगी एज अ पेंशन फॉर मेंटेनिंग दिस हेरिटेज ट्री ओल्डर देन 75 ईयर। ये क्यों बचाने के लिए, क्योंकि यहां पर जो भी ये ट्री है, ताकि इनको ऐसे ट्री को ना काटे जो बहुत पुराने हैं ट्री। ये किस चीज के लिए, ये शिवालिक की नेटिव वेजिटेशन को बचाने के लिए इनिशिएटिव है। साथियों, आज के सेशन के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी हम लोग चीजें ऐसे ही कवर करने का प्रयास करेंगे। ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दिया जाएगा। और आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।